नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। आज फिर से नीतीश, प्रोग्राम का भी नाम है फिर से नीतीश। और आज चर्चा भी करेंगे नीतीश के ऊपर ही कि फिर से नीतीश का क्या मतलब है। आखिर हम लोग इसको लेकर ही क्यों आए कि फिर से नीतीश। क्या बिहार में इन दिनों जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उससे इसका कोई रिश्ता है क्या? अगर उससे रिश्ता नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो फिर से चुन लिए गए हैं, इसीलिए ये फिर से नीतीश है। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद, हालांकि ये बहुत पहले से तय था कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि कोई और नामांकन दाखिल नहीं हुआ था और कोई नामांकन दाखिल करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि कौन करेगा नीतीश कुमार के सामने नामांकन दाखिल। तो ये निर्विरोध चुना जाना पहले से ही तय था, लेकिन ये खबर आज आई है और आज ही चूंकि घोषणा होने वाली थी, क्योंकि आज 11 बजे के बाद तक समय था कि कोई नामांकन अगर करता है तो वो नाम वापस लेने का समय जो था वो आज 11 बजे था। जैसे ही वो समय खत्म हुआ उसके बाद ये घोषणा कर दी गई कि जो नीतीश कुमार है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर, हालांकि ये तो सभी लोगों को पता था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि किसी ने नामांकन, एक तो नामांकन दाखिल नहीं किया था और दूसरी बात कि नीतीश कुमार अपने पास ही क्यों रखना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद? इससे इसका लॉन्ग टाइम जो है वो लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता है। और अगर बिहार के बारे में भी बात करें तो जी। रामविलास जी के जाने के बाद अगर दो सबसे लोकप्रिय नेता हैं बिहार में तो वो नीतीश जी हैं और लालू जी हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार के बिना जेडीयू को यूं कह दीजिए कि कोई अस्तित्व नहीं है जेडीयू का नीतीश कुमार के बिना। और ऐसा हर उस क्षेत्रीय दल में है प्रवीण जी, जो एक नेता या एक परिवार के भरोसे अपनी राजनीति कर रहा है। अगर मैं कश्मीर से उठा लूं बात, तो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो तो फारूक अब्दुल्ला उसके अध्यक्ष हैं और उमर अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायी दल के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। डीएमके ले लीजिए, साउथ की बात करते हैं तो एमके स्टालिन अध्यक्ष हैं और उनके बेटे को फिर उनका वारिस माना जा रहा है। सपा समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, बसपा में बहन मायावती जी हैं, शिरोमणि अकाली दल में भी देखिए सुखबीर सिंह बादल हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस तरह की जितनी भी क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं, या टीडीपी की भी बात कर लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू है, वो भी एक ही परिवार से आते। तो ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब जो है किसी एक परिवार या किसी एक नेता के भरोसे हैं। और अगर आप उधर देखेंगे महाराष्ट्र में भी तो पवार परिवार के पास एनसीपी है और दूसरी जो एनसीपी है वो भी पवार परिवार के ही पास। बिल्कुल। शिवसेना, मूल शिवसेना तो उद्धव साहब के ही है, वो ठाकरे परिवार के ही हाथ में है। लेकिन इन्होंने जो कब्जाया एकनाथ शिंदे ने, वो अलग है। तो मिला जुला के देखिए, वो ट्रेंड है हर क्षेत्रीय दल में, एक ट्रेंड है कि वो एक परिवार या किसी एक करिश्माई नेता के इर्द गिर्द वो पार्टी चलती है। उन्हीं के इर्द गिर्द सारे इक्वेशन बनाए जाते हैं, सोशल इक्वेशन, मुद्दे तय किए जाते हैं और फिर चुनावी सफलता मिलने के बाद स्वाभाविक है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनावी सफलता ही तय करता है कि कोई नेता कितना लोकप्रिय है। 2005 से बिहार की सत्ता संभालने के बाद, इतने साल सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। एंटी इनकम्बेंसी इतने साल का होने के बावजूद 85 सीटें लेकर आए, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और जबकि कहा जाता है कि जेडीयू का आधार आरजेडी से कम है, इसके बावजूद 85 सीटें लेकर आए, तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू की कल्पना नहीं की जा सकती। और जिस तरह से निशांत कुमार को लॉन्च किया गया है, इससे भी स्पष्ट है कि नीतीश जी के बाद उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल और केवल निशांत के ही कंधों पर रहेगी। बाकी सब इर्द गिर्द जो है नवग्रह की तरह घूमते रहेंगे
जेडीयू के सूर्य जो है वो निशांत रहेंगे और थोड़ा नीतीश सा आपको रहेंगे। रोकेंगे, निशांत पर हम लोग आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको रोकेंगे कि अभी अगर मान लिया जाए नीतीश कुमार के अलावा किसी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता, तो क्या ये जो चर्चा चल रही थी कि जेडीयू एकजुट नहीं रह पाएगी, क्या ये भी एक वजह है कि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? और उनको ये लग रहा था कि अगर उनके हट जाने से ये अगर किसी के पास जाता है तो उसके बाद फिर इसमें डिवीजन हो सकता है, क्योंकि कोई एक धरा दूसरे धरा को मानने को तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा होगा कि पहले तो वो खुद बने रहते हैं, और उसके बाद जब वो नहीं रहेंगे तो फिर निशांत कुमार को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, और ऐसे में पार्टी इंटैक्ट रहेगी, पार्टी एकजुट होकर के आगे काम करेगी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये सोच तो रही है, इसके पीछे एक कारण भी है। देखिए 2020 का जो चुनाव था उसमें जनता दल यूनाइटेड ने एक प्रयोग ये किया कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया, सीटों की संख्या 43 हो गई। जदयू ने अपना जनाधार खो दिया और कहा गया कि आरसीपी सिंह केवल अपने हितों के लिए, पार्टी के हितों की तिलांजलि दे रहे हैं, अपने हिसाब से कैंडिडेट को आगे कर रहे हैं, और जब केंद्र में भी मंत्री बनने की आई तो कूद के वही बन गए मंत्री। तो जो सोशल इक्वेशन था जेडीयू का वो टूट गया। उसी समय जो करीबी लोग थे, अब देखिए चाहे ललन सिंह हो, संजय जी हो, विजय चौधरी हो, ये सब ने, और विजेंद्र यादव ने भी बोला कि आप कमान संभालिए जेडीयू की नीतीश जी को, और वो प्रयोग फिर सफल हुआ। एक बात, दूसरी बात और देखिए, आखिर नीतीश जी किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे? मान लीजिए संजय झा को बनाते हैं, तो आपने देखा और पूरे बिहार की जनता ने और पूरे देश की जनता ने देखा, जब ये खबर आई कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं तो लवकुश समाज के, यानी कुर्मी कोयरी समाज के लोग, बहुत सारे युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां तक जेडीयू के जो कार्यालय है पटना का, उसमें ललन सिंह के समर्थकों और लवकुश समूह के लोगों में लड़ाई हो गई, और कई अभय कुशवाहा और एक पटेल जी हैं, उनको पार्टी से बाहर का भी दरवाजा दिखाया गया अनुशासनहीनता के नाम पर। तो ये है कि लवकुश से बाहर का कोई नेता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो दिक्कत ये है कि लवकुश समाज के लोग उसको स्वीकार नहीं करें, उनकी कहा जाएगा कि पार्टी को हाईजैक कर लिया, और इस बात की हवा फिर आरजेडी भी देगी कि लवकुश की पार्टी को संजय झा ने हाईजैक कर लिया, या ललन सिंह ने हाईजैक कर लिया, विजय चौधरी ने हाईजैक कर लिया। एक बात ये, अच्छा अगर आप पूछिए क्या नीतीश जी स्वजातीय फिर तो संजीव जी यहाँ पर ये बनता है कि ललन सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी में। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, अभी जो परिस्थिति है, ललन सिंह जब थे तब थे, अभी की जो परिस्थिति है प्रवीण जी, वो उस समय की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 21 साल के बाद बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु से हटकर केंद्र में जाने का फैसला कर रहे हैं, दिल्ली जाने का फैसला कर रहे हैं नीतीश कुमार, और चाहे ललन सिंह उस समय तो सत्ता के केंद्र में, सत्ता के केंद्र से वो हट रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। अच्छा एक बात और, बहुत सारी चर्चा पटना में हो रही है कि अगर नीतीश जी श्रवण कुमार को ही बना देते, उमेश कुशवाहा को ही बना देते, तो उसमें एक खतरा रहता है प्रवीण, मैं बताऊंगा इसके बारे में, कि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि अगर किसी कुर्मी कोयरी को बना देते जेडीयू का, तो वो नीतीश कुमार के पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देता, वो अपने लिए बैटिंग करता, जैसा कि आरसीपी सिंह पर आरोप लगता है। इसीलिए आप देखिए कि नीतीश जी ने किसी को, मतलब संजय झा, ललन सिंह, और एक आप देखिए विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इस चारों में कोई कुर्मी कोयरी नेता नहीं है, और यह चारों जो है इनके फैसले लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश जी चौकस हो गए कि आरसीपी सिंह ने पावर अपने हिसाब से केंद्रित करना शुरू कर दिया, और वो अपने को कुर्मी नेता के रूप में, लवकुश लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे, तो वो खतरा ना हो जाए जी। तो वो नीतीश जी के लिए जो बहुत सारे नीतीश जी के कट्टर समर्थक हैं या जो लवकुश समाज से आते हैं, उनका यह कहना है कि पार्टी जो है हाईजैक ना कर ले कोई, तो वो हाईजैक दोनों अवस्था में हो सकता है। अगर कोई कुर्मी कोयरी समाज से ही कोई बन जाए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो अपना पैरेलल कुछ तोड़फोड़ कर दे, और जैसा बिहार में होता आता है तो कि तोड़फोड़ हो जाती है, मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो जीतन राम मांझी ने तो पहले तो जेडीयू में ही थे, फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आए, तो अनुभव तो बहुत खट्टा रहा नीतीश कुमार का।
इसलिए वो अपने इर्द गिर्द या तो यादव नेता को रख रहे हैं, या ब्राह्मण नेता को रख रहे हैं, या भूमिहार नेता या राजपूत नेताओं को रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और यादव समाज का नेता कभी भी जेडीयू में उनको चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि लवकुश वोट तो उनके साथ जाएगा नहीं। तो ये एक डेलिब्रेटेड पॉलिटिकल कैलकुलेटेड डिसीजन है। लेकिन लवकुश समाज के लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि संजय झा, ललन सिंह मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि सब कुछ नीतीश बाबू की इच्छा के अनुसार हो, सब कुछ नीतीश बाबू की इच्छा के अनुसार हो। और अब अगर ये तो मैंने स्ट्रेटेजिकली बता दी कि क्या क्या वजह है कि वो किसी गैर सवर्ण नेता, यानी कहिए अगर लवकुश को भी बनाना चाहे तो उनके सामने खतरा है कि कल को वह नेता निशांत को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए वो और पार्टी वैसे भी जी संजीव जी, वैसे भी देखिए, अगर उनके पास है तो वो बेटे को अगर उनको बनाना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बहुत ही आसानी से बना देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार से हटकर दिल्ली चले आते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में एक तो पार्टी पर से की जो पकड़ है वो कमजोर होती चली जाएगी, और फिर उनको निशांत कुमार को बनाना बहुत ही मुश्किल सा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पूरा आज जो खास करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं, उसके पीछे का एक ये है। लेकिन बिहार में आप देखिए, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप खास करके लालू यादव के बारे में ही देख लीजिए कि लालू यादव अभी एक प्रकार से सक्रिय उतने नहीं है राजनीति में, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कि इसके पीछे कारण यह है कि जब मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी ने जब सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया था अखिलेश को, तो बीच मंच पर अखिलेश भिड़ गए थे अपने पिता के, और पिता को ही पार्टी से निकाल दिया था। चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने गोद में खिलाया, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया था। तो कभी कभी ऐसे भी मामले आते हैं प्रवीण जी कि अगर कम मान लीजिए निशांत ही हूं, उनको अध्यक्ष बना दिया, क्या वो जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? और मुलायम सिंह यादव जी की जो गति हुई थी उसको देखकर सब क्षेत्रीय दलों के नेता डरे हुए हैं कि जल्दी अपने बेटे के हाथ में दोनों चीज नहीं सौंपना है, सत्ता और संगठन दोनों एक साथ नहीं, या तो सत्ता सौंपा जाएगा या संगठन सौंपा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आकलन है। और यही वजह है कि लालू जी 1997 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और तेजस्वी को भी इस बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जैसे संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू में, तेजस्वी को डे बाय डे डेली रूटीन के लिए रखा गया, और मूल फैसले इसलिए भी लालू जी के लिए रहने दिया गया। देखिए, जब ये चुनाव के नतीजे आए तो परिवार में बिल्कुल विस्फोट हो गया। रोहिणी जी जिस तरह से रो के गई, और जो उन्होंने उनके सलाहकारों पर आरोप लगाए, और फिर तेज प्रताप तो पहले पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिए गए थे। तो ऐसा लोगों को लगता है कि जिस तरह से लालू जी परिवार को भी, समुदाय को भी, हर समाज को भी साथ लेकर चलते थे, उस तरह से तेजस्वी परिवार तक को साथ लेकर नहीं चल पाए। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी को मैनिपुलेट कर लेते हैं संजय यादव और मनोज झा जैसे नेता, और शक्ति यादव का भी नाम ले लीजिए, वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए लालू जी को भी लगता है कि उनका नाम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रहता है तो कार्यकर्ता जो है वो जुड़ा रहेगा पार्टी से, और वो धीरे धीरे तेजस्वी को भी जो है जो सीख लेनी है वो लेंगे। जी नहीं, अब इससे इससे एक मैसेज क्या भारतीय जनता पार्टी खेमे को भी जा रहा है क्या, कि नीतीश कुमार कोई भी पद बहुत ही आसानी से नहीं छोड़ते हैं? क्या यह मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए है? मेरा कहने का मतलब यह है कि सीएम का पद जो चाह रहे हैं कि बहुत ही आसानी से छोड़ देंगे, वैसा होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, बीजेपी के लिए तो अच्छा है कि नीतीश जी का चेहरा चलता रहे। देखिए, उनको पता है कि नीतीश जी के चेहरे पर 15 से 16, 17, 18% वोट तो ऐसे ही गिर जाता है। तो नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो वो जेडीयू में बने रहे, और हो सकता है केंद्र में भी बड़ी जिम्मेवारी उनको मिले, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो एनडीए के साथ इंटैक्ट। और बाकी देखिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का जो उनका फैसला है नीतीश जी का, वो इसलिए है, जैसे पटना में कई जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका यह कहना था कि अगर बताइए, हालांकि उन्हें भी कोई पक्की सूचना नहीं थी, लेकिन उनका यह कहना था कि अगर निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाना होता और नीतीश जी मुख्यमंत्री होते एक ही सरकार में, तो पिता मुख्यमंत्री होता और बेटा उप मुख्यमंत्री होता, क्या ये अच्छा लगता?
हम्म। क्या ही अच्छा लगता? आज तक ऐसा उदाहरण मुझे लगता है केवल बादल परिवार में है कि पिता मुख्यमंत्री और बेटे को भी बहुत बड़ा पद उसमें, तो या बेटा भी उप मुख्यमंत्री, बेटा भी उप मुख्यमंत्री। तो ये तो बिहार में ऐसा किसी ने नहीं किया। अगर लालू जी जब तक रहे तब तक लालू जी रहे, फिर राबड़ी जी आई तो फिर कोई नहीं आया, तेजस्वी जब बने तो तेज प्रताप उप मुख्यमंत्री नहीं बने, मंत्री बने, बिल्कुल। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। इसी तरह जब जीतन राम मांझी सीएम बने तो क्या उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया? तो ऐसा किसी हम्म। नेता ने किया ही नहीं है बिहार में। इसलिए निशांत को एक सम्मानजनक प्रतिष्ठित पद देने के लिए पिताजी ने एक समय वनवास लेने का, वनवास भी नहीं कहिए, दिल्ली प्रवास करने का निर्णय लिया, क्योंकि प्रैक्टिकली एक साथ बेटा उप मुख्यमंत्री और पिता भी मुख्यमंत्री ये संभव ही नहीं है। ये हंसी और जो उनके जितने समाजवादी जो पॉलिटिकल एसेट्स हैं, वो समाजवादी जो उनका चिंतन है उस पर वो तो मजाक के पर्याय बन जाते हैं। लोग मजाक उड़ाते सड़कों पर, और बिहार में चौक चौराहे चाय पर पूरी सब्जी जलेबी खाते हुए लोग चर्चा करते कि बाप मुख्यमंत्री या बेटा उप मुख्यमंत्री। तो वो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है प्रवीण जी। इसलिए अब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे लंबा कार्यकाल कर लिया, बिहार के विकास को भी एक स्तर तक पहुंचा दिया, और उनको लगता है कि निशांत अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं और वो केंद्र जाते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी आपको ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एक प्रकार से मान गए हैं कि वो दिल्ली ही जाएंगे और यहां पर निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, या अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है और लग रहा है कि नहीं, निशांत अगर बन जाए किसी प्रकार से मुख्यमंत्री तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, नीतीश जी एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। कब वो आरजेडी के साथ मिल जाते थे बीजेपी वालों को पता नहीं होता। तो इसलिए दो तरह की चर्चा है। एक है कि अगर निशांत सीएम बनेंगे तो 2.5 साल का कार्यकाल, या सम्राट चौधरी पे बीजेपी मान जाए तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री, निशांत अच्छे उसके साथ जो विभाग तेजस्वी के पास थे, जो विभाग तेजस्वी के पास थे, जिसमें कि पब्लिक कांटेक्ट कम हो, और वो दे दिया जाए उनको। इसके अलावा विजय चौधरी को जो है फिर एक डिप्टी सीएम बना दिया जाए, ताकि एक भूमिहार अगर वहां से, एक सवर्ण अगर उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हटता है तो दूसरा उप मुख्यमंत्री जेडीयू की तरफ से आ जाए, तो एनडीए के लिए बैलेंसिंग अप्रोच। और चूंकि विजय चौधरी पर बहुत ज्यादा भरोसा नीतीश जी करते और भरोसे पर खड़े भी उतरे बार बार, तो वो मिला जुला के एक तरह से सरकार चल जाएगी। ये दो तरह की बातें चर्चा में है। हो सकता है कोई एक ही बात सही हो इसमें। नहीं, तो आप कह रहे हैं विजय चौधरी के नाम को लेकर, आप कह रहे हैं कि विजय चौधरी को हो सकता है कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो विजय चौधरी है। तो क्या ये जो अभी तक प्रवीण जी एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है, हालांकि वो बोलना थोड़ा ठीक है, विजेंद्र यादव जी का भी आ रहा है कि अगर नित्यानंद राय का नाम इतना ज्यादा चला है, और अगर नित्यानंद राय सीएम नहीं बनते तो ऐसा ना कि यादव समाज की भावनाएं आहत हो। तो विजेंद्र यादव भी बहुत सीनियर लीडर हैं अब, लेकिन उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि उम्र तो काफी हो गई है, तो हो सकता है उनको या विजय चौधरी या विजेंद्र यादव इसमें से किसी एक को उप मुख्यमंत्री, क्योंकि जेडीयू कोटे से बनाया जा सकता है। क्योंकि जब जेडीयू के सीएम हैं तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, तो इसलिए जब बीजेपी का सीएम होगा तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। संजीव जी वो तो ठीक है, डिप्टी सीएम तक बात ठीक है, लेकिन अभी लगातार ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो ये समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पीछे ये मकसद सिर्फ नहीं है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या वो दिल्ली जा रहे हैं या कुछ, ये सब मकसद नहीं है। मकसद है पोर्टफोलियो का। अभी हाल में, अभी इससे पहले तक है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती की है और इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी अभी भुगत रही है। उसका मैं उदाहरण देता हूं कि आज तक इस बार जो सरकार बनी है, इससे पहले जितनी भी सरकार बनी थी उसमें गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहता था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि गृह विभाग जो है वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास, हालांकि सामान्य प्रशासन अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, लेकिन अब जब ये फॉर्मूला बन गया है कि जो मुख्यमंत्री रहेगा गृह विभाग उनके पास नहीं रहेगा, इसी पेच में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। और जेडीयू का ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो गृह विभाग जो है वो जेडीयू के खाते में जाएगी। अब इस पर क्या सहमति बनने वाली है क्या? क्योंकि
जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो सम्राट चौधरी का जो मॉडल है, खास करके गृह विभाग में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, उस मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के पास जाना चाहती है। क्या इसमें जेडीयू तैयार होगी क्या? देखिए, दो पदों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तो गृह मंत्रालय का पद और दूसरा स्पीकर का पद, क्योंकि दल बदल की किसी भी स्थिति में स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। तो अब देखिए उसमें क्या फाइनल कंक्लूजन होता है। आपने सही बोला कि अंतिम समय में नीतीश जी, लोग सोचते थे कि नीतीश जी कमजोर पड़े हैं, लेकिन नीतीश जी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे, वो लंबा सोच रहे थे, उन्हें अपना प्लान पता था और दूसरों को अपना प्लान नहीं पता था। उन्होंने आराम से छोड़ दिया वो पद। अब वो पद उप मुख्यमंत्री के साथ टैग हो गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, आप पटना में बात करेंगे तो वो बताएंगे कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ ही गृह मंत्रालय का पद जुड़ा रहा है। बीच में 2-3 महीने का अपवाद है। इसलिए जब बीजेपी ने इतने समय तक जेडीयू के लिए गृह मंत्रालय छोड़ के रखा, तो कुछ समय अगर मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होता है तो गृह मंत्री बीजेपी से ही होने दीजिए, ये कहा जा रहा है। और स्पीकर का पद कहा जा रहा है कि स्पीकर और वित्त मंत्रालय, दो सबसे अहम मंत्रालय वो, और ग्रामीण विकास कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब जो है सामान्य प्रशासन भी। हाँ, सामान्य प्रशासन तो मुख्यमंत्री के साथ जाएगा। जब आप गृह मंत्रालय लेंगे, सामान्य प्रशासन के बिना मुख्यमंत्री तो पंगु है। देखिए, मुख्यमंत्री का ज्यादातर काम जो है वेलफेयर स्टेट है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की डेवलपमेंट करने में या समाज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका है। पुलिस तो सिक्योरिटी स्टेट में सबसे पावरफुल होती है। ये सिक्योरिटी स्टेट नहीं है या कोई पुलिसिया राज्य नहीं है, पुलिस स्टेट। हालांकि देखिए, चूंकि बिहार में सामंतवादी सोच जड़ तक पकड़ी हुई है, तो लोग समझते हैं कि पुलिस जा रही है तो पुलिस बहुत पावरफुल है। बट ओवरऑल पावर तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। विदाउट फिनांस, विदाउट मनी एलोकेशन, विदाउट बजट एलोकेशन, पुलिस कैन नॉट डू एनीथिंग। और ये भी आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी तभी होता है जब गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन जो है वित्त मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर इंडस्ट्री और अच्छे अवसर मिले तो क्राइम के ग्राफ में अपने आप कमी आ जाएगी। और वो जमीन के मामले, सिविल सूट है, उसका अगर जल्दी जल्दी निराकरण हो जाए अदालत में, तो जमीन के मामलों में 70% और 20% जो है वो जो युवा युवतियों में जो प्रेम संबंध होता है उसको परिवार वाले नहीं स्वीकारते, तो उस चक्कर में भी युवाओं का मर्डर होता है। तो 90% तो यही मामले है, 10% में बाकी सब है। तो कोई अच्छा, वैसे भी बिहार में, वैसे भी प्रवीण जी, बिहार में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग तो अब है नहीं। जो कुछ बड़े नेता बाहुबली थे वो सब विधायक बन गए या राजनीति में आ गए, चाहे वो अनंत सिंह हो या वैशाली वाले पांडे हो, और दानापुर से रीतलाल यादव जी चुनाव ही नहीं जीत पाए। तो मुझे लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, इसलिए गृह मंत्रालय का हवा जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है। अगर आपके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसपी जो है वो डीएम के निर्देश पर भी काम करता है। बिल्कुल, डीएम के बिना आदेश के एसपी बहुत सारी अपने अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकता। तो असली पावर जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी में, उसको अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री के साथ रहता है और गृह मंत्रालय अगर निशांत के साथ भी चला जाता है या विजय चौधरी के साथ भी चला जाता है तो क्या दिक्कत? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। साथ ही आप एक्स हैंडल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए QIV के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।